हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घटना चक्र 2022 की सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लगातार टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। तो आज हमारा टॉपिक होगा उच्चतम न्यायालय अर्थात उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होती हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले नोट्स के बारे में हम समझते हैं कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों के जो न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष होती है, क्योंकि स्टेट में सबसे अधिक ऊंचा न्यायालय कौन होता है, वो होता है हाई कोर्ट होता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रावधान किया गया। तो प्रश्न आता है किस भाग में प्रावधान किया गया है? भाग 6 में प्रावधान किया गया। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होती है, लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो आप एक बात कॉमन तरीके से समझ लीजिए कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किसी भी चीज़ को 2 बनाने के लिए, यानी कि डबल करने के लिए इसका मुख्य रूप से किया गया था प्रयोग। चाहे वो राज्यपाल घोषित करने की बात हो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल एक ही व्यक्ति होंगे, तो भी 7 जो अमेंडमेंट है, या आपके जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बात कर लें, या सिविल सर्विसेज आयोग है उसके बारे में भी बात कर लें कि जो 2 या 2 से अधिक बनाने के लिए जो है कि बात की जाती है, तो 7वें संविधान संशोधन में ही बात होती है। आर्टिकल 230 के तहत संसद विधि के द्वारा किसी संघराज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी, किसी संघराज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन भी कर सकेगी, यानी कि छीन सकेगी। अगला आर्टिकल है 214 के अनुसार कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड न्यायालय। रिकॉर्ड मतलब कि इसके जो आदेश होंगे, जो इसके निर्णय होंगे, वो अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट्स होती हैं, उनके लिए वैल्यू करता है, अर्थात उनके लिए एक साक्ष्य के रूप में इसको प्रमाणित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ लिखा भी है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे और उसको अपने अवमान यानी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति ऐसे सभी न्यायालयों की सभी शक्तियां होंगी। आर्टिकल 216 में कहा गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायमूर्तियों से या न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अब बात आती है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और इसके लिए वो क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पद धारण करने की जो आयु है वो 62 वर्ष निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित अपना पद भी त्याग सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में, जो सत्र चल रहा हो आपका, चाहे वो मानसून सत्र चल रहा हो, बजट सत्र चल रहा हो या शीतकालीन सत्र चल रहा हो, तो उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है ऐसा आदेश। ये नहीं कि जब मन आया तब राष्ट्रपति ने अपने मन से जारी कर दिया, ऐसा नहीं है। जब संसद में पूरी प्रोसीजर या पूरी प्रक्रिया अपना ली जाती है, उसके बाद एक प्रस्ताव पारित होता है विशेष बहुमत से, तब जाके राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं और वहाँ से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पद होता है वो समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। आर्टिकल 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य होंगे जो भारत के नागरिक हों और ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट रहा हो, और ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष, ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों। अनुच्छेद 202 में कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, परंतु क्या ध्यान देना, परंतु उनकी जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। किस पे? भारत की संचित निधि पर। आर्टिकल 223 में कहा गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने या
अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, अगर वो अवकाश पर है या अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो है कि कार्यकारी न्यायाधीश अपने मन से नहीं बन जाएगा, बल्कि उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उस पर मोहर लगाई जाती है और फिर वो कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है। आर्टिकल 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य को बकाया रहने के कारण सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है या एडिशनल जज के रूप में, और किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी नियुक्त जो न्यायाधीश होता है यानी कि एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 226 में कहा गया है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को ही है, केवल हाईकोर्ट को है। आर्टिकल 227 में उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है, यानी सुपरिटेंडेंस की जो पावर होती है वो अपने अधीन आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नियंत्रण रख सकता है, उनके नियमों पे ध्यान रख सकता है, उनकी कार्यप्रणाली को देख सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है कि कभी सुप्रीम कोर्ट को चेक नहीं कर सकता, केवल और केवल अपने अधीन आने वाले न्यायालय को ही देख सकती है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय की संख्या जो है कि 25 है और उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक संघराज्य क्षेत्रों में है, तथा दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय भी हैं, और जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों या संघराज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। 241 का प्रयोग करके संसद विधि द्वारा किसी संघराज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। साथ ही साथ सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1861 के अधिनियम के तहत। वहीं इलाहाबाद के मूल जो उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना मूल रूप से 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु एक उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी, और यह सबसे पहले आगरा में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? आगरा में स्थापित की गई थी एक दीवानी अदालत के रूप में। बाद में इसको 3 वर्ष बाद 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित की गई और वर्ष 1919 में इसे वर्तमान नाम दे दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 37 तक अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कोर्ट होते हैं। अनुच्छेद 233 में कहा गया है किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना यानी कि पद से हटाना या प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से क्या करेगा? परामर्श भी करना पड़ेगा, उसे परामर्श करेगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद 233 में भी कहा गया जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल द्वारा इसके बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय के जो जज होंगे या उनको हटाने की बात या उनको प्रमोशन की बात या उनकी नियुक्ति की बात, ये सभी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी सभी कार्यप्रणाली की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास है, जबकि हाईकोर्ट के लिए राष्ट्रपति के पास पावर आती है। आर्टिकल 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोक अदालत बहुत चर्चा में चल रही हैं, तो लोक अदालत से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहली चीज़ कि दोनों पक्ष के मध्य समझौता करा लिया जाता है, यानी कि जो वादी होता है, प्रतिवाद और वाद कहने मतलब एक होता है कि जिसके ऊपर केस किया जाता है और एक जिस व्यक्ति ने केस किया है, तो इन दोनों में अगर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझदारी हो जाती है, एक समझौता हो जाता है, तो उसके बाद इस मामले में जो है कि निपटारा किया जाता है। और इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कभी कभी आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी
होता है और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों में सुनवाई का अधिकार होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आपकी लोक अदालत है, इसके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उसकी अपील कहीं भी नहीं होती है। अर्थात वो निर्णय पहली चीज़ बाध्यकारी भी होता है और उसकी अपील भी नहीं की जा सकती उसके खिलाफ। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, यूपी पीसीएस मेंस 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। पहले इस पे ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, यह भी सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो यह बात गलत है, वो केवल अधीनस्थ न्यायालयों की करता है, न कि उच्च न्यायालय की। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, यहाँ पे अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं चीफ जस्टिस, और उस राज्य के राज्यपाल जहां पे उनकी नियुक्ति होनी होती है मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा, फिर राष्ट्रपति उसे मोहर लगा देगा कि भाई ये व्यक्ति हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया। अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जस्टिस की बात हो रही है, किसी और जज की अगर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है न्यायाधीश की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आएगा, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जो है सलाह लेगा इनसे, प्लस राज्यपाल से लेगा, और साथ ही साथ उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा। तो बस यही इसमें बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, या आपके ए और बी दोनों में। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, उच्च न्यायालयों में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मतलब जब मुख्य न्यायाधीश अगर मौके पे नहीं है, एब्सेंट है या काम करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और यह नियुक्ति कौन करता है, जो है कि राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 3 समझते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, जो हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं हम उसको तो पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों जो चीज़ अभी हमने नोट्स में पढ़ा है तो उसके एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम वहाँ से लिखे जाते हैं, इसीलिए बार बार रिपीट करने से कोई बेहतर तरीका नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप ऊपर जो हम नोट्स पढ़ते हैं शुरू में 10-12 मिनट, उसको बहुत अच्छे से समझिए। हम उसे समझाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ लेकर आने वाला हूं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बार बार आते हैं, और उस सीरीज़ को मैं लाइव लेके आऊँगा आपके सामने, और आप वहां पे मुझसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। मैं आपके डाउट सेशन को भी जो है कि दूर करूँगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वहाँ पर उस टॉपिक के रिलेटेड, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लगभग मैं 30 से 35 टॉपिक ऐसे कोर एरिया के कलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इनसे रिलेटेड मैं उन प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, यह प्रश्न आगे क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वेतन और भत्ते, तो ये तो दिए जाते हैं राज्य की समेकित या संचित निधि से, लेकिन अगर हम बात करेंगे पेंशन की, तो पेंशन कहाँ से दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो यह भारत के संचित निधि से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष होती है, और 65 वर्ष आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, तो 62 वर्ष होती है। अच्छा, यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217 में 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा पहले यह 60 वर्ष थी, अब इसकी उम्र सीमा निर्धारित करके 62 कर दी गई है। और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा 2010 में प्रस्तुत किया गया, परंतु 2012 में तत्कालीन लोकसभा विघटित होने की वजह से जो अभी तक ये विधेयक क्या हो गया, पेंडिंग ही रह गया, यानी लटक गया है, और इस पर कोई विचार नहीं हो पाया है। तो आज भी उम्र कितनी है, 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय, यह भी सही है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं एक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल यह भी सही है। तो दो यूनियन टेरिटरीज हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक दिल्ली, इनका अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, या किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चौथा ही सही है। पहला हमने पहले ही काट दिया, 3 का क्षेत्राधिकार नहीं बल्कि 3 से अधिक के हैं, और संघ राज्य क्षेत्र का अपना कोई उच्च न्यायालय ऐसा नहीं है। उस समय जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय भी दिल्ली का अपना यूनियन टेरिटरी होते हुए भी एक हाई कोर्ट था। मान लीजिए जम्मू कश्मीर का तो 2019 के बाद से है तो पहले से ही, लेकिन वो पहले एक स्टेट कहलाता था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, संघ राज्य क्षेत्र बन गया जम्मू, तो भी उसका वहाँ पे हाई कोर्ट है। तो अब 2 हो गए, लेकिन उससे पहले दिल्ली था जिसके पास अपना खुद का एक उच्च न्यायालय था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आज वर्तमान में 25 उच्च न्यायालयों की संख्या हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडमान निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय कोलकाता के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, और वर्तमान में 7 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य आएगा, गोवा राज्य आएगा, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव ये भी इसी में आ जाते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार इसी के अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी की बात करेंगे तो ये तो असम में है, तो असम को तो देखेगा ही, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को भी कवर करेगा। केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप को कवर करता है। आगे देखते हैं पंजाब उच्च न्यायालय ये तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी कवर करेगा। वहीं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को कवर करता है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी कवर करता है। तो ऐसे 7 हाई कोर्ट्स हैं जो अपने राज्यों के साथ साथ अदर राज्यों या जो है कि संघ राज्य क्षेत्रों को भी कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो बम्बई, क्योंकि बम्बई में क्या होता है महाराष्ट्र को भी कवर किया जाता है, गोवा को भी कवर किया जाता है, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली भी इसमें कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं? तो 7 आते हैं। ये तो 2008 की बात है। अच्छा यहाँ पे लिख रहा है संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तब तो यहाँ पे सही है 3 हो जाएंगे। आइए समझते हैं हम इसको आगे, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देता तो हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है कि एक तो हो गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम को कवर करता है क्योंकि इसमें कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में देखिए यूनियन टेरिटरी तो आती है लेकिन महाराष्ट्र के साथ गोवा को भी कवर कर रही है। वहीं पंजाब हरियाणा में पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट को भी कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो आप देखेंगे आज वर्तमान में सभी का उच्च न्यायालय है, ठीक है, लेकिन सिक्किम और मणिपुर यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या होता है कि गुवाहाटी में आते थे, लेकिन अब देखा जाए तो मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय उस समय नहीं था, लेकिन वर्तमान में 25 मार्च 2013 को मणिपुर उच्च न्यायालय की भी स्थापना हो चुकी है। तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा। लिख रहा है किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आज भी नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 4 मेघालय और त्रिपुरा में किए जा चुके हैं, जबकि अरुणाचल और मिजोरम आज भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच हैं? तो सबसे अधिक बेंच की बात करेंगे तो मुंबई और गुवाहाटी के, क्योंकि गुवाहाटी भी नॉर्थ ईस्ट में 4-5 राज्यों को कवर करता है, वहीं मुंबई भी 4 मतलब यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिला के 4 राज्यों को कवर करता है। तो इसलिए इन दोनों का ही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 15, कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है कि शक्ति का प्रयोग करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न कि स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। मुख्य न्यायाधीश अगर प्रशासनिक हैसियत से काम करेगा
तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के भी, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अधीन वह काम करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप समझेंगे कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम तो वह न्यायिक कार्य करता है, दूसरा वो प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। अगर वो प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा है तो वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन, नियंत्रण करता है। वहीं इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह न्यायाधीशों की अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में भी आ जाता है और उस पर भी केस चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। किसको दी जाती है उत्प्रेषण? सर्टियोरी। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, या एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही को रोक दे, या फिर हम आगे देखते हैं एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए, या एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करे। तो देखिए, एक तो ये जो हो रहा है कि किसी पद पर बने रहने के लिए तो अधिकार परीक्षा हो गया, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, तो सी और डी तो दोनों ही गलत हो गए। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि एक अधीनस्थ न्यायालय को वो रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करे, इसलिए जो है कि भेजती है। तो हाई कोर्ट क्या करती है? अपने नीचे के अदालतों से अपने पास किसी पर्टिकुलर मामले को मंगा लेती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण के माध्यम से इसका जो है कि प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेषण या प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया हो तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर सुनवाई करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, निम्न में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध होता है, यानी कि अगर कोई कार्यवाही लंबित भी हो रही है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समझते हैं, प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट ए है, न्यायालयों के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। बिल्कुल ये बात सही है मेरे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है आर, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो यह बात भी देखिए यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये व्याख्या नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके उपरोक्त सभी अधिकार आ जाते हैं। संवैधानिक अधिकार के लिए भी जारी कर सकता है, सांविधिक अधिकार के लिए भी और मौलिक अधिकार के लिए भी। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 226 जो है 5 रिट के अलावा भी और भी रिटों को जारी कर सकता है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 32 के प्रयोग में सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 2226 का प्रयोग करके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार रखती हैं। परंतु उच्चतम न्यायालय केवल और केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निकाल सकती हैं। वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटों को निकाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों जो सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जो हाई कोर्ट होती है वो केवल 5 रिट नहीं, 5 से अधिक और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए पढ़ते हैं हम लोग।
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, यह बात भी सही है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पास अभी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जज हो सकता है या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी और सेवा को ज्वाइन नहीं कर सकता न्यायाधीश से रिलेटेड। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो केवल ए हो जाएगा ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था? तो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ ऐसा मुकदमा आया था, लेकिन उन्होंने अपने बचाव के लिए क्या किया, लोकसभा में उसी प्रस्ताव के पास होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, पद छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, किस प्रकार का है? तो स्वतंत्र अधिकार यानी कि टाइटल सूट के रूप में है, ये टाइटल सूट के रूप में है। समझते हैं इसको। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए। फाइनली नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया और वो पूरी की पूरी जमीन को राम जन्मभूमि का जो है कि साक्ष्य मानते हुए उसे सौंप दी गई। क्वेश्चन नंबर 27, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी हो जाएगा? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो तलाक नहीं माना जाएगा, वो विवाह नहीं माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3 तलाक देने के बावजूद भी वो गैर कानूनी ही माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि तलाक नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2008 में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आपका उसी समय का प्रश्न है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायमूर्ति HR खन्ना साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल नंबर 233 के अंतर्गत ये आता है और ये भाग 6 में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अधिकरण न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश नहीं आएगा, बाकी सभी तीनों स्टेटमेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाना चाहिए, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। आइए यहाँ पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा, कि जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है 1973 के तहत पुलिस हिरासत का तात्पर्य अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी की हिरासत में तथा उसे पुलिस स्टेशन के हवालात में या अधिकारी की हिरासत में रखा जाता है। जबकि न्यायिक हिरासत में क्या होता है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में, और ऐसी स्थिति में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। केंद्रीय या राज्य कारागार में, इतनी बातों को ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोक अदालतों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल है, न कि आपराधिक प्रकृति के, तो यह भी गलत है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य नहीं, गलत। सेवारत नहीं, बल्कि जो प्रेजेंट या वर्तमान में वो भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कोई सा कथन सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि लोक अदालत में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है और इनमें दीवानी के साथ साथ आपराधिक मामले भी आते हैं। और लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सम्मानीय व्यक्ति भी पीठासीन अधिकारी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और अगला ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियताओं
को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपराधिक और दीवानी दोनों ही प्रकार के मामले आते हैं, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे आपके आखिरी प्रश्न। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को माना जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।